दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में अब सिर्फ एक दिन बचा है। यानी ज्यादातर कैंडिडेट नामांकन दाखिल कर चुके हैं और कल तक नामांकन दाखिल किया जाना है। 20 नवंबर को जनता राज्य की सरकार के लिए वोट करेगी और 23 नवंबर को आपके सामने नतीजे आएंगे। लेकिन आमतौर पर किसी भी लोकतंत्र में चुनाव का जो सबसे बड़ा आधार होता है, जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए, राजनीतिक दलों की पहचान के लिए और राजनीतिक दलों के एजेंडे को जनहित में होने या न होने के बीच के फर्क को समझने के लिए चुनाव बहुत बड़ा माध्यम होता है। और इस चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा पूर्व में किए गए क्रियाकलाप भी बड़े मायने रखते हैं। अब चूंकि चुनाव महाराष्ट्र का है, इस देश में प्रोड्यूसर स्टेट यानी उत्पादक राज्यों की सूची में अग्रणी राज्य के तौर पर महाराष्ट्र की गिनती होती है। तमाम बड़े प्लांट, बड़ी फैक्ट्रियां, भारत का मैनचेस्टर और पता नहीं क्या क्या महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों को नाम दिया गया। लेकिन पिछले 5-7 सालों की स्थिति को देखें तो क्या महाराष्ट्र और महाराष्ट्र को मिलने वाले प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में बने रह गए? दरअसल डबल इंजन की सरकारों का शोर आपने बहुत सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार। एक दौर में तो कहा गया दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। नरेंद्र देवेंद्र की सरकार भी आपने देखी। नरेंद्र देवेंद्र की सरकार यानी डबल इंजन की वो सरकार पहले 5 साल देखी, फिर उसके बाद 80 घंटे की भी सरकार देखी, और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जिस सरकार में है, उस सरकार के रहते हुए महाराष्ट्र के आर्थिक हितों के साथ क्या हुआ, यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि इस देश में आयोगों की एक श्रृंखला है। आयोग, निगम, तमाम तरह की संस्थाएं बनी हुई है, कॉरपोरेशन। लेकिन तमाम आयोग, तमाम निगम, तमाम कॉरपोरेशन क्या इस वित्तीय भेदभाव को जो कुछ राज्यों के साथ पहले से होता रहा है, अब महाराष्ट्र के साथ होता हुआ दिख रहा है, क्या इस पर वो चुप्पी नहीं साध कर बैठे हुए हैं? भारत में नीति आयोग है, भारत में औद्योगिक विकास निगम है, भारत में सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कॉरपोरेट कंपनियों के मर्जर एक्विजिशन के प्रोसेस को अपनी तरफ से हरी झंडी देने या वीटो देने का काम करती है। लेकिन क्या इन संस्थाओं की नजर महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास पर नहीं है? डबल इंजन, तमाम तरह से सामुदायिक चेतना की बातें, आरक्षण की बातें, जाति की बातें, समुदाय की बातें, सब चल रहा है। आज दरअसल गुजरात में जो हुआ रोड शो आपने देखा, एक प्लांट का उद्घाटन देखा, टाटा एयरबस C295। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, उद्घाटन किया। औद्योगिक विकास में इसे मील का पत्थर बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। लेकिन इस मील के पत्थर को तो कहीं और से उखाड़ कर लाया गया है और दूसरी जगह लगा दिया गया है। दरअसल इस देश के एक एक आदमी को पता है कि पहले यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के नागपुर इलाके में लगना था, विदर्भ के इलाके में लगना था, उस पिछड़े इलाके के औद्योगिक विकास की बुनियाद डाली जानी थी। लेकिन गुजरात चुनाव 2022 के पहले इस प्रोजेक्ट को उठा करके गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया। उस वक्त पूरे देश की सरकार का और डबल इंजन की सरकार का दावा क्या खोखला नहीं हुआ? क्या मौजूदा समय में केंद्र में जो सरकार चल रही है उसे सिर्फ गुजरात के हितों की ही चिंता है? कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। जो महाराष्ट्र को मिलने वाला प्रोजेक्ट गुजरात को चला गया। कई सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल। आमतौर पर भारत में क्रिकेट का मक्का ईडन गार्डन या वानखेड़े यानी कलकत्ता या मुंबई को माना जाता था। चलिए, फाइनल मैच अहमदाबाद में कराया गया, कोई बात नहीं थी, वो गुजरात में हुआ। लेकिन हद देखिए कि इस वर्ल्ड कप के जिन 3 मैचों के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों की नजर बनी हुई थी, वो तीनों अहमदाबाद में यानी तीनों गुजरात में। उद्घाटन मैच गुजरात में, अहमदाबाद में, भारत पाकिस्तान का मैच वो भी अहमदाबाद में, और फाइनल मैच वो भी अहमदाबाद में। क्या गुजरात सिर्फ देश है क्या? हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की है,
जिसमें गुजरात का हिस्सा सिर्फ 1,94,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। क्या 1,94,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो हिस्सा जो इस देश का अहम हिस्सा है, गुजरात के लोग इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने देश के दूसरे लोग हैं? क्या सब कुछ गुजरात के लोगों को दिया जाएगा? और इतना देने के बावजूद गुजरात के लोग, नरेंद्र मोदी की सरकार में हालात ये बने हुए हैं कि पिछले 1 साल का यूएससीबीपी का, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का डेटा कहता है कि हर घंटे पिछले 1 साल में 10 लाख भारतीय बॉर्डर तड़प कर या बॉर्डर छड़प कर अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिको या कनाडा की तरफ से। और उन 10 लोगों में जो हर घंटे वो 10 भारतीय जा रहे हैं, उनमें से 5 गुजराती हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। यह सिर्फ अकेला मामला नहीं है, सिर्फ एक मामला नहीं है महाराष्ट्र का। यह टाटा एयरबस C295 वाला, कई सारे ऐसे मामले आपके सामने दिखेंगे। महाराष्ट्र चुनावी राज्य है और ये सारी बातें अगर एक साथ रखी जाए तो ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स की बात मैं आपके सामने रखता हूं और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से महाराष्ट्र में जाकर वोट मांगेंगे, यह सवाल अपने आप में महाराष्ट्र की जनता के सामने खड़ा है। शिंदे गुट के लोग किस मुंह से वोट मांगेंगे, अजित पवार गुट के लोग किस मुंह से वोट मांगेंगे? देखते जाइए। वेदांता फॉक्सकॉन चिप बनाने वाली, सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए एक डील हुई थी, वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगना था। किस तरह की राजनीति उस पर हुई कि पहले उसको गुजरात ले जाने की कवायद हुई और अंततः वो मामला खटाई में पड़ गया। महाराष्ट्र भी देश का हिस्सा है, गुजरात भी देश का हिस्सा है, यूपी बिहार भी देश का हिस्सा है, सुदूर पूर्वोत्तर भी देश का हिस्सा है और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के हमारे भाई भी इस देश के भाई है, इस देश का हिस्सा है। लेकिन महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को टारगेट करके गुजरात ले जाया गया और वो प्रोजेक्ट अंततः इस देश के हाथ से लगभग फिसल गया है। महाराष्ट्र के लोगों को अगर वो मिला होता तो न सिर्फ महाराष्ट्र, पूरे देश के लोग उस सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले प्लांट में काम करते। महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता। टाटा एयरबस जिसके लिए आज रोड शो किया गया उद्घाटन के लिए, नितिन गडकरी बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत के साथ कोशिश करके उसको नागपुर इलाके में विदर्भ लेके गए थे, वो चला गया गुजरात। अब इसके आगे देखिए, 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबई में स्थापित करने की योजना बनाई थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उसके लिए जमीन भी आवंटित की जा रही थी। लेकिन 2014 के बाद हालात बदल गए। अब उस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को गुजरात के गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब जो चीज महाराष्ट्र को मिल रही थी उसे गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है। बात इतने तक ही नहीं है, वहां कम से कम 2 लाख के करीब लोगों की, 1.5-2 लाख लोगों के रोजगार मिलने की उम्मीद थी। बात इससे कहीं आगे की है। सूरत के हीरा व्यवसाय को देखिए, हीरा की कटिंग, डायमंड की कटिंग का मामला, उसकी पॉलिशिंग का मामला, पूरे देश से जाने वाले कारीगर सूरत में करते थे। सूरत सिर्फ गुजरात का नहीं, इस देश का शहर है। जैसे मुंबई, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ सभी इस देश के हैं, उसी तरह सूरत भी इस देश का शहर है। सूरत में हीरा की कटाई, उसकी पॉलिशिंग का काम वहां कारीगर करते थे और हीरा के, डायमंड के बिजनेस को संभालने का काम मुंबई में बैठे हुए व्यवसायी करते थे। यही प्रैक्टिस चल रही थी कई सालों से, तकरीबन 1 सदी से चल रही थी। उसको भी एक कवायद की गई कि उसे भी, मतलब हीरा के व्यवसाय का काम भी मुंबई के बजाय सूरत से ही डायरेक्ट हो। अंततः इस तरह का खेल वहां के व्यवसायियों ने फेल कर दिया। बात इतने तक ही नहीं है। हीरा व्यवसाय, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग का काम और उसके व्यापार का काम एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का काम है। सूरत की ख्याति और मुंबई के व्यवसायियों की ख्याति पूरी दुनिया में है। लेकिन उसको सिर्फ एक जगह शिफ्ट करके क्या संदेश दिया जा रहा था? चाय की खेती तो ज्यादातर दार्जिलिंग इलाके यानी उत्तरी बंगाल में होती है और असम के इलाकों में होती है,
लेकिन टी बोर्ड का कार्यालय तो कलकत्ता में हुआ करता है, तो क्या उसे उठा करके वहीं ले जाना चाहिए? ये कौन सा खेल चलता है? बहुत सारे कार्यालय, बहुत सारे औद्योगिक घराने और बहुत सारे ऐसे काम जो धनबाद, राउरकेला या झारखंड, उड़ीसा के इलाके में है, उनका कार्यालय पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है। कहीं है तो इस देश के अंदर ही है। इससे झारखंड और उड़ीसा के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जमाने में अमिताभ बच्चन भी जाकर के वहां काम करते थे, कलकत्ता में। इसी तरह से डायमंड व्यापार का कार्यालय, बिजनेस का कार्यालय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम वाया मुंबई होता था, मुंबई के माध्यम से। उसे भी शिफ्ट करने की कोशिश हुई थी सूरत में, ताकि सब कुछ गुजरात में रहे, बाहर के दायरे में कुछ ना मिले। अब जरा इसके आगे भी आपको दिखाता हूं। टेक्सटाइल कमिश्नर यानी कपड़ा के आयुक्त का जो कार्यालय था वो कहां हुआ करता था? वो मुंबई में हुआ करता था। उसे उठाकर दिल्ली लाया गया। दत्तोपंत ठेंगड़ी श्रमिक शिक्षा संस्थान कहां हुआ करता था? वो भी महाराष्ट्र में हुआ करता था। उसे उठाकर दिल्ली लाया गया। ये सब कुछ चल रहा है मौजूदा दौर में, मौजूदा निजाम के रखते हुए। महाराष्ट्र से आखिर कौन सा बैर है? महाराष्ट्र के लोगों से दिक्कत क्या है? और महाराष्ट्र, मुंबई, यह पूरे देश की आर्थिक नगरी है। मुंबई ने सबका खुले दिल से स्वागत किया है। मुंबई ने हमेशा इस देश की आर्थिक तरक्की की बुनियाद को सबसे आगे रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। और इस देश की माया नगरी में रुपहले पर्दे की वो दुनिया जिसे बॉलीवुड कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों ने जाकर अपनी कला को मांझने का काम किया है। पुणे में पूरे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके काम कर रहे हैं। यूपी, बिहार, कोई ऐसा शहर नहीं है यूपी बिहार का जहां के लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, लड़के लड़कियां पुणे में काम नहीं कर रहे हैं। मुंबई को बनाने में बड़ी भूमिका दी गई है, बड़ी भूमिका निभाई है यूपी बिहार के लोगों ने। कभी मुंबई ने इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया किसी को भी। लेकिन मुंबई को डिस्टर्ब करने की, महाराष्ट्र को डिस्टर्ब करने की कौन सी कवायद चल रही है? जो नई चीजें खोलनी थी वो गुजरात में खोले, मध्य प्रदेश में खोले, छत्तीसगढ़ में खोले, बिहार में खोले, उत्तर प्रदेश में खोले, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन जो प्रोजेक्ट पहले से महाराष्ट्र को मिले हुए थे, या तो वो शुरू होने वाले थे या चल रहे थे, उन्हें उठाकर दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की क्या जरूरत आ पड़ी? बात इतने तक ही नहीं है। जरा इस देश के किसी भी भाजपा शासित राज्य में चले जाइए, एनडीए शासित राज्य में। अयोध्या को ही एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, मुंबई के धारावी को ही एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। उसका ठेका कहां के लोगों को मिला है? गुजरात के लोगों को मिला है। क्या इस देश के दूसरे राज्यों के लोग ठेका नहीं उठाते? क्या इस देश के दूसरे राज्य ठेकेदार विहीन हो गए हैं कि सारे काम गुजरात के लोगों को दिए जाएंगे देश के किसी भी हिस्से में? ये कौन सा नया विकास का मॉडल है? हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट आई है 2023-24 के लिए, भारत के खरबपतियों की लिस्ट। 2008 में जो लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में भारतीय खरबपतियों की, इंडियन बिलियनर की लिस्ट में 16 लोग ही गुजरात से हुआ करते थे। अब जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट पर यदि आप गौर करें, 189 में 162 लोग गुजरात के हैं, 86% बिलियनर गुजरात के हैं। तो क्या पूरे देश के लोग घंटा बजाएंगे? जो जीएसटी लागू करने के समय आधी रात को संसद भवन में घंटा बजवाया गया था, और उस जीएसटी के बाद राज्य सरकारों का घंटा बजा हुआ है। राज्य सरकारों के टैक्स केंद्र सरकार वसूल रही है, और कई सारी राज्य सरकारों को तो दिल्ली जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि हमारा पैसा दिलवाइए। और उसमें तो ऐसे भी कुछ लोग मुख्यमंत्री हैं और सत्ताधारी दल के सहयोगी दल के नेता हैं जो केंद्र सरकार ने जीएसटी का शेयर रिलीज कर दिया तो ट्वीट करके बधाई देते हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया कि हमारे राज्य का स्टेट जीएसटी का शेयर दे दिया। अरे भाई, वो शेयर पहले से संविधान में वर्णित है और पहले राज्य सरकारें ही वसूलती थी, और इस आश्वासन के साथ लिया गया था कि आपका खर्च बचेगा, वसूल करके हम फ्री में दे देंगे। जो संवैधानिक हक है उसे मिलने पर भी राहत की सांस लेकर लोग बधाई दे रहे हैं। ये हालत इस देश में सत्ता के केंद्रीकरण की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की आ गई है। और इन सब के बीच चुप कौन बैठा हुआ है? आयोग।
कौन सा आयोग? नीति आयोग। और भी दूसरे आयोग हैं जो चुप बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चुप्पी, जहां पॉलिसी निर्माण, नीति निर्माण को लेकर बड़ा काम पहले योजना आयोग में होता था, अब नीति आयोग में होता है। क्या हो रहा है आज की तारीख में? हर जगह चुपचाप साइन करने वाले विशेषज्ञों की टीम पूरी तैनात कर दी गई है। क्या आपने सुना कि कभी नीति आयोग ने इस तरह की व्यवस्था पर सवाल उठाया हो? क्या आपने सुना कि औद्योगिक विकास को लेकर जो निगम या आयोग है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठाया हो कि आखिर सब कुछ एक राज्य को ही क्यों दिया जा रहा है? भारत का संविधान, और संविधान में जिस तरह की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात है, संसाधनों के समान और न्यायोचित वितरण के लिए वित्त आयोग की बात है। वित्त आयोग भी इस मामले को कैसे देख रहा है? मैंने तो कोई बयान नहीं देखा कि वित्त आयोग ने ऐसा कुछ कहा हो कि संसाधनों का असमान वितरण किया जा रहा है। वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो गाडगिल फार्मूला और मुखर्जी फार्मूला की बात होती है। तमाम पैरामीटर्स बनाए गए हैं राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाले आवंटन को देने में, लेकिन जब यहां प्रोजेक्ट देने में ही बेईमानी की बातें आ रही है, प्रोजेक्ट को उठा कर ले जाया जा रहा है किसी खास स्टेट में, और संयोगवश उस स्टेट में जिस स्टेट से सिर्फ 2 लोग इस देश की सत्ता पर हावी हैं। इस देश में हर किसी को गुजरात के आम नागरिक से मोहब्बत है। गुजरात के लोग मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर को फांद रहे हैं। आधे इंडियन वही है जो बॉर्डर फांद कर अमेरिका में घुसने की कोशिश में गिरफ्तार हो रहे हैं। और उस आर्थिक नीतियों के नाम इस देश का हर आदमी जो अर्थव्यवस्था को समझता है, इस व्यवस्था के नाम लानत भेज रहा है, जिसमें घुसपैठ पर सवाल उठाने वाली सरकार है कि बांग्लादेश से लोग घुस रहे हैं। तो कहीं से घुस रहे हैं। अरे भाई, आपके यहाँ के लोग अमेरिका में क्यों घुस रहे हैं? इस पर सारे लोग चुप हैं, गोदी मीडिया भी चुप है। और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात क्यों ले जाए जा रहे हैं? क्यों टेक्सटाइल कमिश्नर, कपड़ा आयुक्त का कार्यालय महाराष्ट्र से हटा दिया गया? क्यों टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट को विदर्भ के इलाके से हटाकर गुजरात ले जाया गया? क्यों वेदांता फॉक्सकॉन वाले सेमीकंडक्टर चिप का मामला बिगड़ गया? क्यों उसे गुजरात ले जाया गया? और जिसके बाद वो मामला खटाई में पड़ा। इस पर सवाल उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का वोटर है। कोई गोदी मीडिया उनका साथ देने को तैयार नहीं है। गुवाहाटी मॉडल से सरकारें बनाई जा सकती है, सीबीआई ईडी के दुरुपयोग से सत्ता कायम की जा सकती है, लेकिन इस देश के लोगों ने जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए समय समय पर सत्ता परिवर्तन को एक बुनियादी शर्त माना, उस बुनियादी शर्त को क्या महाराष्ट्र का मतदाता अब आत्मसात कर चुका है? क्या महाराष्ट्र मराठी अस्मिता का सवाल आरक्षण के सवाल से भी ऊपर होकर सामने आएगा? आरक्षण का सवाल तो एक समुदाय का सवाल है, लेकिन महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट लगने थे, जो दूसरे राज्य को दिए जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लगने से दूसरे राज्य के लोग जितने जाते, कम से कम वहां मराठी लोग तो आधे जरूर होते जो वहां काम करते। और ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही समुदाय के लोग होते, सभी समुदायों के लोग काम करते। लेकिन एक तरफ दिल्ली में वित्तीय नीतियों को तय करने वाले, आर्थिक नीतियों को तय करने वाले आयोग चुप बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश के दूसरे राज्यों की, महाराष्ट्र जैसे राज्य की, उन्हें मिलने वाले प्रोजेक्ट्स को उठा करके किसी खास राज्य में ले जाकर एक अलग तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आज तो इस पूरे खेल से पर्दा उठा है। पर्दा किस रूप में उठा है? उस रूप में उठा है जब रोड शो करके प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात में टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा था। काश ये प्रोजेक्ट वहीं बना होता, नागपुर के आसपास के इलाके में जहां शुरू में यह प्रोजेक्ट आवंटित हुआ था, तो शायद इस देश के लोगों को अच्छा लगता कि संघीय ढांचे में क्षेत्रीय संकीर्णता से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति इस देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है। लेकिन संकीर्णता, जो व्यक्ति, जो विचारधारा, जो मानसिकता धर्म और जाति के मामले में संकीर्ण हो सकती है, वो क्षेत्रीय संकीर्णता से कभी ऊपर नहीं उठ सकती। ये एकमात्र सत्य है। ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इसी ढंग से व्यक्ति और व्यक्तियों के सोचने का तौर तरीका काम करता है।
और सत्ता पर जब व्यक्ति हावी हो जाए, सिस्टम पर व्यक्ति हावी हो जाए, तो ये बहुत छोटा सा उदाहरण है जो आप देख रहे हैं। आगे अभी अमृतकाल के और फल को देखना है। देखने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।